महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल करेंगे जहां भविष्य की कल्पना यानी इलेक्ट्रिक वाहनों से चलने वाली दुनिया वो वर्तमान के कठोर भूराजनीतिक ज्ञान और खनिजों की असलियत से टकरा रही है। नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की यानी ईवीज की और उनकी जान मतलब महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स की और इनसे जुड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर भी। हमारी ये बातचीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में हाल ही में छपे एक काफी विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। और हाँ, ये विषय खास तौर पर उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर पैनी नजर रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण या टेक्नोलॉजी का नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, वैश्विक अर्थव्यवस्था से और हाँ, ऊर्जा सुरक्षा से भी। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? हम ये जानेंगे कि कैसे पेट्रोल डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो दुनिया जा रही है, वो दुनिया की राजनीति को, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों पर कंट्रोल को लेकर देशों के बीच के समीकरण को कैसे बदल रहा है। हमारा ध्यान रहेगा चीन के बढ़ते असर पर, दुनिया भर में इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है और इस सब में भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके भी हैं। ठीक है, तो चलिए पर्दे खोलना शुरू करते हैं। हम सब सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन भाई परिवहन के क्षेत्र में दशकों की सबसे बड़ी क्रांति है और इन्हें कार्बन उत्सर्जन घटाने का एक बड़ा जरिया भी माना जा रहा है, खासकर तब जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर दुनिया के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 23% हिस्सा पैदा करता है और इसमें भी सड़क परिवहन का योगदान सबसे ज्यादा है। कई देशों ने तो लक्ष्य भी रखा है कि 2050 तक पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देंगे। लेकिन यहीं से बात और उलझती है और मजेदार भी होती है। ये पूरी इलेक्ट्रिक क्रांति की जो नींव है वो कुछ खास किस्म के खनिजों पर टिकी है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इन महत्वपूर्ण खनिजों या जिसे अंग्रेजी में क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई एक खनिज नहीं है, ये खनिजों का एक समूह है और इन्हें महत्वपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई आसानी से मिलने वाला विकल्प नहीं होता और दूसरा, इनकी सप्लाई का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। अक्सर क्या होता है कि इनकी आपूर्ति दुनिया के एक या बस कुछ ही देशों के हाथ में होती है। इन खनिजों का किसी भी देश के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। इनकी उपलब्धता कम है, सप्लाई चेन में रुकावट का खतरा हमेशा बना रहता है और इनका खनन और प्रोसेसिंग वो कुछ ही जगहों पर होता है। आज आप देखिए, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, ये सारे बड़े उद्योग इन पर बुरी तरह निर्भर हैं। एक बात और ध्यान में रखनी होगी, ये खनिज कोई फैक्ट्री में तो बनते नहीं है, ये लाखों सालों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। तो सीधी सी बात है, ये सीमित संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया था कि अगर दुनिया को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है तो आज जितनी जरूरत है उससे करीब 6 गुना ज्यादा खनिजों की जरूरत पड़ेगी। 6 गुना? ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और यहीं से मुझे लगता है वो भू राजनीति वाला एंगल शुरू होता है ना? क्योंकि जब किसी चीज की जरूरत इतनी ज्यादा हो और सप्लाई बस कुछ ही जगहों पर, तो जाहिर है तनाव तो बढ़ेगा। शायद इतिहास में इसके उदाहरण भी होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। इसके बिल्कुल क्लासिक उदाहरण हैं, जैसे 1970s के दशक में जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में वहां राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी, तो कोबाल्ट की जो वैश्विक सप्लाई थी वो बुरी तरह बिगड़ गई थी क्योंकि DRC कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी तरह 2010-11 में चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स RES के निर्यात पर बड़े कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। हालांकि उसका एक नतीजा ये भी हुआ कि दूसरे देशों ने फिर तेजी से वैकल्पिक स्रोत ढूंढने शुरू किए और REE उत्पादन में चीन का जो एक छत्र राज था वो थोड़ा कम हुआ। 2010 में जो हिस्सा 97% था वो 2014 तक घटकर 87% पर आ गया। 87%? लेकिन ये भी तो बहुत ज्यादा है। मतलब चीन का दबदबा कम जरूर हुआ पर खत्म तो नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि कच्चे माल से भी ज्यादा उनकी पकड़ प्रोसेसिंग पर है, मतलब खनिजों को साफ करके इस्तेमाल लायक बनाने की प्रक्रिया पर। क्या ये बात सही है? हाँ, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। चीन का असली दबदबा शायद प्रोसेसिंग में ही है। कच्चा माल निकालना एक बात है, लेकिन उसे बैटरी ग्रेड मटेरियल
या दूसरे औद्योगिक इस्तेमाल लायक बनाना वो एक अलग, जटिल और तकनीकी प्रक्रिया है। चीन पर अक्सर रेंट सीकिंग व्यवहार का आरोप भी लगता है। रेंट सीकिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक उदाहरण चीन और डीआरसी सरकार के बीच हुआ एक समझौता बताया जाता है, खनिज के बदले बुनियादी ढांचा। इसमें चीनी बैंकों ने डीआरसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारी कर्ज दिया और बदले में चीन को क्या मिला? तांबे और कोबाल्ट की खानों के विकास का अधिकार। चीन अपनी ये मजबूत स्थिति कई वजहों से बना पाया है, जैसे वहां लेबर शायद सस्ता है, पर्यावरण के नियम उतने सख्त नहीं है जितने पश्चिम में हैं, और धातुओं को निकालने की लागत कम है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है उनकी प्रोसेसिंग क्षमता। जरा आंकड़े देखिए, दुनिया का लगभग 68% निकल, 40% तांबा, 59% लिथियम और करीब 73% कोबाल्ट, ये सब चीन में प्रोसेस होता है। 73% कोबाल्ट? जी, और यूएसजीएस की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 85% रेयर अर्थ एलिमेंट्स और 60 से 70% लिथियम और कोबाल्ट की रिफाइनिंग भी चीन में ही होती है। ये जो अनुभव और स्केल है, ये चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक जबरदस्त बढ़त देता है। ये भी देखिए कि 2023 में दुनिया भर में जितनी ईवीज बिकी, उनमें से लगभग 60% अकेले चीन में बिकी। अच्छा, 60%? हाँ, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है करीब 25% और फिर अमेरिका का 10%। तो जाहिर सी बात है, दुनिया के बाकी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, वो इस स्थिति से सहज तो नहीं होंगे। वो अपनी निर्भरता कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। 2020 के बाद से इस दिशा में काफ़ी तेज़ी आई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिनका सीधा मकसद है महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों, खासकर चीन, पर निर्भरता कम करना और साथ ही घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना। जैसे अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA, इसमें स्वच्छ ऊर्जा और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश का प्रावधान है और इसमें एक घरेलू सप्लाई चेन बनाने पर बहुत जोर है। इसी तरह यूरोपीय संघ का ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान है। ये भी यूरोप को क्लीन टेक्नोलॉजी के निर्माण का हब बनाने और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की एक बड़ी रणनीति है। तो असल में ये कोशिशें हैं चीन के दबदबे का मुकाबला करने की और अपनी रणनीतिक आज़ादी बढ़ाने की। अच्छा, तो चीन और पश्चिम की इस खींचतान के बीच अब आते हैं भारत पर। भारत कहाँ खड़ा है? हमारे अपने भी तो बड़े महत्वाकांक्षी ईवी लक्ष्य हैं। तो भारत के लिए इस उभरते हुए भू राजनीतिक सीन में क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ अवसर भी दिखते हैं? भारत सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2030 तक प्राइवेट कारों में 30%, कमर्शियल गाड़ियों में 70%, बसों में 40% और 2 व्हीलर 3 व्हीलर में 80% बिक्री इलेक्ट्रिक वाहनों की हो। अभी लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की लगातार और किफायती सप्लाई। भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सक्रिय है, जैसे क्वाड है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इस मंच पर क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन के लिए नियम और मानक बनाने पर सहयोग चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिनके पास खनिज संसाधन भरपूर है, उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत भी तेज हुई है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम 2023 में उठाया गया जब भारत मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP का सदस्य बना। MSP ये क्या है? ये 14 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। ये सब मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ सप्लाई चेन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें तो ठीक हैं, जरूरी भी हैं, लेकिन क्या सिर्फ बाहर से साझेदारी करने से काम चल जाएगा? मतलब अपने देश के अंदर भी तो कुछ करना होगा। घरेलू मोर्चे पर क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। सिर्फ आयात पर निर्भर रहना काफी नहीं है और नहीं ये रणनीतिक रूप से समझदारी है। भारत को अपने ही देश के भीतर इन महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, जिसे अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन कहते हैं, उसे बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत है। हमें जमीन के नीचे जो भंडार छिपे हैं, उनका पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। अपनी मौजूदा क्षमताओं को अपग्रेड करना होगा। अगर हम तुलना करें तो भारत अभी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मुकाबले बहुत बहुत कम खर्च करता है। घरेलू उत्पादन और खासकर प्रोसेसिंग क्षमता अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि हमारे रणनीतिक स्वायत्ता भी मजबूत होगी। यहाँ एक और पहलू है जिस पर अक्सर कम बात होती है। ईवीज ठीक है, चलाने में जीरो एमिशन, लेकिन क्या उनके बनने की प्रक्रिया, खासकर बैटरी बनाने की प्रक्रिया, वो पूरी तरह साफ है? ये एक बहुत बहुत गंभीर और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला मुद्दा है। बिल्कुल सही उठाया आपने। देखिए, कई स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण के दौरान और ख़ास तौर पर उसकी बैटरी के उत्पादन में
इतना कार्बन उत्सर्जन हो सकता है कि वो गाड़ी चलाने से जो बचत होती है उसे काफ़ी हद तक बेअसर कर दे। ऐसा खासतौर पर तब होता है जब बनाने की प्रक्रिया में और बाद में गाड़ी को चार्ज करने के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनी हो। अच्छा, मतलब अगर ईवी कोयले वाली बिजली से चार्ज हो रही है तो उसका नेट फायदा कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसका कुल पर्यावरणीय लाभ काफ़ी कम हो जाता है। और इसके साथ ही ये भी याद रखना होगा कि एक औसत इलेक्ट्रिक कार बनाने में एक पारंपरिक पेट्रोल या डीजल कार की तुलना में लगभग 6 गुना ज़्यादा खनिज लगते हैं। 6 गुना? जी, तो इन खनिजों की जो बढ़ती मांग है उसका अपना पर्यावरणीय और सामाजिक बोझ भी है। जैसे खनन से लोगों का विस्थापन, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और फिर कचरा प्रबंधन, ये सब चुनौतियां हैं। इस लिहाज से देखें तो शायद हाइब्रिड वाहन जो पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चलते हैं वो पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने से पहले एक बीच का मध्यम अवधि का बेहतर विकल्प हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्सर्जन भी कम करते हैं और खनिजों पर दबाव भी कुछ हद तक कम डालते हैं। जी। भारत के नजरिए से देखें तो इन खनिजों तक एक भरोसेमंद और सस्ती पहुंच हासिल करना ये सिर्फ एक औद्योगिक नीति का सवाल नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। जैसा हमने अभी बात की, ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज्यादा केंद्रित हैं, खासकर चीन में। और ये भू राजनीतिक तनावों, ट्रेड वॉर या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संकट के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। सप्लाई में जरा सी भी रुकावट आती है तो हमारी पूरी ईवी योजना और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के साथ साथ भारत को दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को भी मजबूती देनी चाहिए। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) जैसे मंचों में एकमात्र प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्लोबल साउथ यानी दूसरे विकासशील देशों के हितों की आवाज बने। ये सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण खनिजों तक सबकी पहुंच हो और कीमतें वाजिब रहें। हमें ऐसी बाजार प्रथाओं का विरोध करना होगा जो केवल संसाधनों का शोषण करती हैं, और वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना होगा। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए? एक साफ रणनीति के मुख्य बिंदु क्या होंगे? मेरे विचार में भारत को एक सुसंगत और आप कह सकते हैं मल्टी प्रोंग्ड यानी बहुआयामी नीति अपनानी होगी। इसके 3 मुख्य स्तंभ होने चाहिए। पहला, रणनीतिक गठबंधनों के जरिए जैसे MSP, क्वाड और द्विपक्षीय समझौतों से आयात के स्रोतों में विविधता लाना ताकि किसी एक देश या क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें। दूसरा, घरेलू स्तर पर अन्वेषण, खनन और सबसे जरूरी प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षमताओं में भारी निवेश करना ताकि हम कच्चे माल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में यहीं बदल सकें। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि पूरी ईवी वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर चार्जिंग तक ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो, तभी ईवी सच में हरी या ग्रीन होंगी। ये तो साफ है कि इलेक्ट्रिक वाहन वैश्विक भू राजनीति को उसी तरह बदलने जा रहे हैं जैसे पिछली सदी में तेल ने बदला था, और भारत को इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। तो संक्षेप में कहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य सुरक्षित और टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई पर टिका है। चीन का इस क्षेत्र में दबदबा, खासकर प्रोसेसिंग में, आज की एक बड़ी भू राजनीतिक सच्चाई है जिससे निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। भारत के लिए ये स्थिति चुनौतियां भी लाई है और अवसर भी। अपने महत्वाकांक्षी ईवी लक्ष्यों को पाने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, घरेलू क्षमता निर्माण और नवीनकरणीय ऊर्जा पर आधारित एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। जैसा हमने सुना, ये बदलाव निश्चित रूप से वैश्विक राजनीति को नया आकार देगा। और हाँ, UPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये एक अकेला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जैसे कई विषयों को आपस में जोड़ता है। थोड़ा रुक कर सोचते हुए और अंत में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रही है, क्या हम अनजाने में एक तरह की निर्भरता यानी तेल और गैस वाली निर्भरता जो कुछ देशों में केंद्रित थी, उसको दूसरी तरह की निर्भरता से बदल रहे हैं? मतलब महत्वपूर्ण खनिजों की निर्भरता जो कुछ अन्य देशों में केंद्रित हैं। और इस नई व्यवस्था में उन विकासशील देशों के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है जिनके पास ये खनिज संसाधन तो हैं, लेकिन शायद उनके प्रोसेसरन की तकनीक या मोलभाव करने की शक्ति कम है? क्या ये संसाधन अभिशाप, जिसे रिसोर्स कर्ज कहते हैं, उसका एक नया अध्याय शुरू कर सकता है? ये वाकई एक गहरा और बहुत जरूरी सवाल है। इस पूरी भू राजनीतिक और आर्थिक बदलाव पर क्या विचार बनते हैं?
क्या एक निर्भरता सचमुच दूसरी को जन्म दे रही है या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसे रोक सकता है? अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा किए जा सकते हैं। अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी, खासकर समसामयिक मामलों और यूपीएससी जैसे एग्जाम के नज़रिए से उपयोगी लगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।